अनीता जी और नारायण जी के 3 बच्चे हैं, काजल, ईशा और रोहन। काजल उनकी बड़ी बेटी है। वो पढ़ने में शुरू से ही होशियार रही है। जितनी वह खूबसूरत है उतनी ही समझदार भी। उसकी सगाई पास के गांव के बहुत बड़े जमींदार यशराज जी के बेटे दीप से हुई है, जो कि एक डॉक्टर है। लड़के वालों के सामने काजल के परिवार की कोई हैसियत नहीं, पर एक शादी समारोह में दीप की माताजी सुमित्रा जी ने काजल को देखा और उसी समय निर्णय ले लिया कि अगर मेरे घर की बहू कोई होगी तो वो सिर्फ यही लड़की होगी। वह खुद रिश्ता लेकर काजल के घर आई थी। जब काजल को पता चला कि दीप डॉक्टर है और शहर में नौकरी करता है तो उसने भी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। सगाई वाले दिन जब दीप ने काजल को देखा तो उसे देखता ही रह गया। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दोनों की जोड़ी सच में बहुत सुंदर थी। उस समय दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। दीप और काजल दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे थे। एक दिन दीप काजल से बाहर मिला, फिर उसने एक खूबसूरत गिफ्ट पैक काजल की तरफ बढ़ा दिया। उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चैन थी, जिसके साथ एक दिल के आकार का बहुत ही सुंदर लॉकेट भी था। दीप ने कहा, इसे हमेशा अपने दिल के पास रखना, ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। काजल शर्म से लाल हो रही थी। उसने काजल के गले में लॉकेट पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो काजल ने आंखें बंद कर ली। ये प्यार के बहुत खास पल थी उन दोनों के लिए। पहली बार दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। तभी काजल का फोन बजने लगा। दूसरी तरफ माँ थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ बिटिया, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। माँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दीप जी के साथ हूँ। ये सुनकर माँ खुश हो गई और बोली, अच्छा ठीक है। काजल बहुत देर तक एक दूसरे के साथ रहे और खूब बातें की। आज काजल बहुत खुश थी। पहली बार उसे लग रहा था कि उसकी शादी होने वाली जा रही है और उसका पति भी रोमांटिक है। दोनों फोन पर घंटों बातें करते। आखिर इंतजार का ये समय भी बीत गया और वो दिन आया जब काजल दुल्हन और दीप दूल्हा बन ना घर में विवाह के मंगल गीत गाने जाने लगे। दीप बहुत खूबसूरत लग रहा था और सुनहरे रंग के लहंगे में काजल किसी परी से कम नहीं लग रही थी। यह लहंगा खास उसकी सास ने उसके लिए बनवाया था। इसमें सोने के तार लगे थे। आखिरकार बारात काजल के दरवाजे पर पहुंच गई और बारात का भव्य स्वागत हुआ। काजल सहेलियों के साथ खड़ी दीप को देख रही थी। वहीं दीप भी एकटक उसे ही निहार रहा था। अतिथियों का स्वागत किया गया। बारात के जलपान की व्यवस्था की गई। शादी की रस्में शुरू हो गई। वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुछ समय बाद पंडित जी ने आदेश दिया, वर वधु को मंडप में बुलाया जाए। शरमाई संकुचाई काजल धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ चली, हर कदम के साथ जैसे मन का उत्साह दुगना हो रहा था। दुल्हन मंडप में आ चुकी थी, पर दूल्हे का कहीं अता पता नहीं था। पंडित जी बार बार दूल्हे को बुलाने के लिए बोल रहे थे। हर जगह दीप को ढूंढा जाने लगा, पर उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। दुल्हन है, बारात है और दूल्हा नादारत। यह कैसी शादी हुई? वर पक्ष और कन्या पक्ष के लिए लोग दीप को ढूंढने में लगे हैं। कहीं दीप के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? घबराहट के मारे काजल का बुरा हाल हो गया। बहुत कोशिश की उसने अपने आंसुओं को रोकने की, पर नाकामयाब रही। खुद अनीता जी यह सब सुनकर हैरान है। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि दूल्हा अपनी ही शादी से भाग खड़ा हुआ। यह कौन सा खेल खेल रही है किस्मत उनकी बेटी के साथ। जब कहीं भी दीप नहीं मिला तब वह पक्ष और कन्या पक्ष के लोगों में तू मैं शुरू हो गई। जमींदार साहब खुद बहुत परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दीप इस तरह शादी से क्यों भाग खड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कोई दुश्मन घात लगाए बैठा है और उसने ही सही मौका पाकर दीप के साथ कुछ कर दिया हो।
उनके दुश्मनों की भी तो कोई कमी नहीं। उन्होंने पत्नी को यह सब बताया तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। इधर गांव के बड़े बुजुर्गों और बारात में आए बड़े बुजुर्गों के बीच बातचीत शुरू हुई। अभी समस्या का हल निकाला जाए। लड़का तो भाग गया, अब इस अभागी लड़की के जीवन का क्या होगा। अगर शादी नहीं हुई तो झगड़ा बढ़ने का खतरा था। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। हाथापाई की नौबत आ गई थी। अगर बुजुर्ग बीच में नहीं आते तो अब तक न जाने कितने सर फूट चुके होते। सभी लोग जमींदार साहब से बहुत नाराज थे और उन्हें खूब खरी खोटी सुना रही थी। जब लड़का काबू में नहीं था तो फिर उसकी शादी ही क्यों रखी। इस लड़की की का जीवन तो उसने बर्बाद कर दिया। बताओ अब क्या होगा। इसका अंत में तय हुआ कि शादी तो जरूर होगी। अगर दूल्हा भाग गया तो किसी बाराती को जो इस लड़की के योग हो यह शादी करनी होगी। जमींदार साहब को भी अपनी इज्जत प्यारी थी। वो भी खाली बारात लेकर लौटना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया, मेरे बेटे ने तो मेरा नाक कटवा दी। अगर आप लोग उचित समझे तो मेरे बेटे का भाई है नकुल, वो ये शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे समय में उन्हें नकुल के रूप में अपनी इज्जत बचाने की एक आखिरी किरण दिखाई दी। नकुल को बुलाया गया और उसे पूछा गया क्या वो इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। नकुल भी सारी परिस्थितियों को समझ रहा था। उसे पता था अगर यह शादी नहीं हुई तो यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। उसने परिस्थितियों को देखते हुए शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। बड़े बुजुर्गों ने उससे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि वह किसी दबाव में तो यह शादी नहीं कर रहा और शादी के बाद इस लड़की का पूरा ध्यान रखेगा। कुछ सवाल और पूछे गए यह जानने के लिए क्या वह शारीरिक और मानसिक रूप से इस लड़की के योग है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमींदार साहब फिर कोई धोखा कर रहे हो अपनी इज्जत बचाने के लिए। जब उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि हो गई तो यह प्रस्ताव लड़की के माता पिता के पास भेजा गया। काजल के पिता भी यही चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, गलती चाहे किसी की भी हो, पर उंगलियां तो उनकी बेटी पर भी उठेगी। अनीता जी को जब इस बारे में बताया गया तो पहले तो वो इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई, पर जब उन्हें पता चला कि नकुल दीप का भाई है और अपने परिवार का इकलौता वारिस है तो वह भी तैयार हो गई। उसे अस्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने चुपचाप शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। सबसे बड़ी परेशानी थी काजल को मनाने की। यह जिम्मेदारी अनीता जी ने निभाई। काजल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह दीप को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। पर माता पिता की इज्जत, बड़ों का दबाव और भाई बहन का वास्ता देकर अनीता जी ने उसे शादी के लिए तैयार कर ही लिया। इस तरह से यह शादी संपन्न हुई जिसमें ना दूल्हा ना ही दुल्हन दिल से भागीदार बने। बस दूसरों की खुशी के लिए कर्तव्य समझकर उन्होंने यह शादी की। जमींदार साहब की इज्जत, अनीता जी की लाज और गांव की प्रतिष्ठा बच गई। और इस तरह से परिस्थितियों से मजबूर दो अजनबी शादी के बंधन में बंध गए। करे जिस दिन का काजल को बेसब्री से इंतजार था वो उसके जीवन का काला अध्याय साबित होगा। यह उसे भी कहाँ पता था। दीप की यादों को दिल में छुपाए, मांग में नकुल के नाम का सिंदूर लगाए, काजल अपने ससुराल पहुंच गई। जब बारात निकली थी तो चारों तरफ हर्ष और उल्लास था और ऐसे लौटी जैसे कहीं मैयत से वापस आए हो। सारा माहौल गमगीन और उदासीन है। जमींदार साहब आते ही अपनी पत्नी पर बरस पड़े। आज तुम्हारे कुलदीपक ने मेरी इज्जत लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर नालायक को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। इस तरह भरी पंचायत में मेरी पगड़ी तो ना उछलता। वह तो मुझे समय पर
बुद्धि आ गई और जैसे तैसे हम वहां से अपनी इज्जत और जान बचा कर निकले हैं, नहीं तो आज तो बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता। सुमित्रा जी ने पूछा, आपने क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने काजल की शादी नकुल से करवा दी है। यह सुनकर उनके मुंह से चीख निकल गई। मेरी बहू को आपने उस नौकर के पल्ले बांध दिया? जमींदार साहब गरजे। हाँ, यह तुम्हारी बहू है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे बेटे नकुल की उससे के साथ शादी हुई है। और खबरदार, जो आगे से फिर कभी उसे नौकर कहा। दीप को मैं अपनी जिंदगी और जायज दोनों से बेदखल कर रहा हूँ। सुमित्रा जी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मौके की नजाकत को समझते हुए चुप रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, जब तक दीप वापस नहीं आ जाता तब तक मैं नकुल को काजल की परछाई भी नहीं छूने दूंगी। पर सबसे पहले तो मुझे यह पता लगाना होगा कि दीप आखिर इस तरह से कहाँ और क्यों गायब हो गया। बेटे के बारे में सोच सोचकर उनका मन बहुत बेचैन था। मन में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, पर इस समय उन्हें खुद को संभालना था और काजल को जाकर सहारा देना था। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। सुमित्रा जी ने काजल को दीप के कमरे में भेज दिया। यह सजा हुआ कमरा काजल को दीप की याद दिला रहा था। यहाँ की छोटी छोटी सजावट भी दीप ने उससे पूछ कर की थी। ये वही सपने हैं जो उन दोनों ने मिलकर साथ देखी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था और वो बस रोए जा रही थी। यह फूलों से सजा हुआ कमरा उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। उसके लिए यहाँ पल भर की भी गुजरना मुश्किल था। वह रोते हुए कमरे के बाहर निकली तो दरवाजे पर सुमित्रा जी मिल गई और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगी। उन्होंने काजल को धीरज बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, जब तक दीप नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे पास उसकी अमानत हो। मुझे यकीन है वह जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आएगा। रोते हुए काजल की हिचकियां बंध गई और वह बोली, माँ, दीप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुमित्रा जी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली। दीप को ढूंढने में मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, चाहे वह पाताल में ही क्यों न चला गया हो। उसे लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी। पर जब तक के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। इस शादी को मानने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे यह शादी हुई है ऐसे ही तुम्हारा तलाक भी हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी शादी दीप से ही होगी। पर जब तक के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। काजल और सुमित्रा जी दोनों के ही माथे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने आगे कहा, जरूर किसी ने मौका देखकर अपनी दुश्मनी निकाली है। काजल बोली, क्या उनका कोई दुश्मन भी है? सुमित्रा जी बोली, हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में ही है। नकुल और दीप सगे भाई नहीं है। असल में नकुल तुम्हारे ससुर जी के बड़े भाई का बेटा है। बहुत ही मनहूस है। अपने माता पिता और छोटी बहन को तो खा गया। अब उसकी नज़र मेरे दीप की खुशियों पर है। बचपन से ही वह दीप से जलते आया है। भाई होकर भाई से इतनी जलन कि उसकी शादी में ही विघ्न डाल दिया। वो ध्यान से अपनी सास की बातें सुन रही थी। सुमित्रा जी ने आगे बताया कि नकुल अनपढ़ है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। बचपन में हमने कितनी कोशिश की उसे पढ़ाने की, पर उस समय तो उसे खेल कूद से फुर्सत नहीं मिली और अब मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई, नौकरी और तरक्की देखकर जलता है। सुमित्रा जी की बात सुनकर तो जैसे काजल पर बिजली गिर गई और वह बोली, क्या वह अनपढ़ है? सुमित्रा जी बोली, हाँ, तभी तो कह रही हूँ, वो किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे उसके बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। यह सब जानकर तो काजल का मन नकुल के लिए कड़वा हो गया। अभी तक तो वह अपनी परेशानी में उतनी उलझी हुई थी कि नकुल के बारे में कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। उस पर अब जो पहला विचार उसके मन में नकुल के लिए उत्पन्न हुआ वह था नफरत। काजल बोली, अगर नकुल इतना ही बुरा है तो फिर आप लोगों ने उसे अपने साथ क्यों रखा हुआ है? सुमित्रा जी बोली, अब क्या करे, दुनियादारी की भी सोचनी पड़ती है। जब माँ बाप गुजरे नकुल बहुत छोटा सा था। अब छोटे बच्चे को इस तरह अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते।
फिर इस समय मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है उसके खिलाफ कि ये सब उसी ने किया है। जिस दिन मेरे पास सबूत होगा उस दिन नकुल इस घर से बाहर होगा। सुमित्रा जी अपनी चाल चल चुकी थी। उन्होंने काजल के मन में नकुल के लिए नफरत का बीज बो दिया था। अब बस जरूरत थी इसे समय समय पर पानी देने की। वो नहीं चाहती थी कि काजल और नकुल एक दूसरे के करीब आए। उसके बाद सुमित्रा जी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया दीप को ढूंढने के लिए। शहर में उसके दफ्तर और दोस्तों हर जगह उन्होंने पता करवाया, पर कहीं भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे नकुल के लिए काजल के मन में नफरत और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। अब तो उसे लगने लगा था कहीं ऐसा तो नहीं उसे पाने के लिए ही नकुल ने यह सब किया हो, क्योंकि वो सच में बहुत सुंदर थी। कॉलेज में भी उसे चाहने वालों की कमी नहीं थी। उधर जब अनीता जी को यह पता चला कि नकुल अनपढ़ है तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया, पर फिर खुद को दिलासा दिया अनपढ़ हुआ तो क्या हुआ, है तो करोड़ों का मालिक। उन्होंने काजल को सलाह दी, बेटी जो होना था वो हो चुका है, पुरानी बातों को भूल कर नई शुरुआत कर। यह तो अच्छी बात है कि वो अनपढ़ है और तू पढ़ी लिखी, अब उसे दबा कर रखना और बेटा दीप के सपने देखना छोड़ दे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। उस धोखेबाज दीप को भूल जाओ, उसके कारण आज यह सब हो रहा है। काजल को यही लगता कि उसकी जिंदगी में जो भी कष्ट और दुख है उन सब का कारण केवल नकुल ही है। उसके मन में नफरत और बढ़ती चली गई और एक महीना होते होते वह भी नकुल के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी, जैसा कि उसके सास करती थी। पत्नी होने के नाते उसे अपने पति के सुख दुख में भागीदार होना चाहिए, पर वह तो नकुल को नौकर से अधिक कुछ नहीं मानती। उसने अपनी शादी को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उधर शायद नकुल भी इस रिश्ते की परिणति जानता है, इसलिए कभी पति होने का अधिकार उसने भी काजल पर जताने की कोशिश नहीं की। पर काजल की नफरत को वो बखूबी समझता है। काजल चाहे इस शादी को माने या ना माने, पर दुनिया की नज़रों में वह इंसान उसका पति है। नकुल के पास रहने के लिए छोटा सा कमरा था। दिन भर तो वह काम में लगा रहता, कभी खेत खलिहान संभालता तो कभी जानवरों को रात को भी देर से घर लौटता। उसे सबके साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं थी। शायद उसका खाना भी अलग बनता था। घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, पर हर काम के लिए उसे ही पुकारा जाता। जमींदार साहब भी कहीं पीछे नहीं थे। उस दिन शादी के समय काजल ने उनका जो रूप देखा था, यह रूप उसके बिल्कुल विपरीत था। जहां उस समय वह अपने मुंह से नकुल के लिए बेटा बेटा कहते नहीं थक रहे थे, वहीं अब बिना गाली के उसके साथ बात भी नहीं करते थे। मौका मिलने पर हाथ उठाने से भी उन्हें परहेज नहीं था। कभी कभी तो काजल को लगता कि जिसे वह बुरा समझ रही है वह तो खुद हालातों का सताया हुआ इंसान है। इतना सब होने के बावजूद भी उसका खामोश रहना काजल को अच्छा नहीं लगता। उसकी शांत आंखें और लबों को यह खामोशी उसे कभी कभी बहुत चुभती। उसका दिमाग उसे कहता कि नकुल एक अच्छा इंसान है, वह बुरा हो ही नहीं सकता, पर तभी मन आकर सब बाल खड़े कर देता कि यह सब उसका दिखावा है, वह अच्छा होने का बस ढोंग कर रहा है। अगर वह इतना ही अच्छा होता तो इस तरह से दीप को गायब क्यों करता। दीप का ख्याल आते ही उसकी नफरत और बढ़ जाती। आज सुबह से ही घर में बहुत शांति है। सुमित्रा जी और जमींदार साहब 4-5 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। वह अपने बेटे दीप की सलामती के लिए अपने कुल देवता के यहाँ प्रार्थना और भंडारा करने के लिए गए हैं। काजल देख रही है, आज सुबह से नकुल कहीं नजर नहीं आ रहा। घर की नौकरानी बार बार उसके कमरे के अंदर बाहर हो रही है। जिज्ञासा बस उसने नौकरानी को पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? आज तो तुम्हें डांटने वाला घर पर कोई नहीं है, आराम से सब काम कर सकती हो, और आज यह नकुल भी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? उसने इधर उधर नजरें घुमाई। एक बात और, तुम बार बार नकुल के कमरे में क्यों जा रही हो? नौकरानी उदास स्वर में बोली, बहू रानी, आज नकुल भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज बुखार है।
वो अपने कमरे में है। काजल थोड़ा घबरा गई और बोली, तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नौकरानी धीरे से बोली, डॉक्टर का आना मना है। नकुल भैया अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। काजल बोली, क्या इस घर में डॉक्टर का आना मना है? नौकरानी बोली, जब दीप भैया बीमार होते हैं तो यहाँ डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, पर जब नकुल भैया बीमार होते हैं तो उन्हें दवाई भी नहीं दी जाती। यदि मालकिन के पीछे डॉक्टर इस घर में आएगा तो घर में बहुत क्लेश हो जाएगा, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और नकुल भैया यह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कारण आप पर कोई मुसीबत आए। यह सुनकर तो काजल का दिल धक से रह गया। क्या सच में नकुल उसके बारे में इतना सोचता है? कहीं ना कहीं यह जानबूझकर उसे खुशी हुई कि नकुल को उसकी परवाह है। वह बोली, इस समय वह यहाँ वो नहीं है, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नौकरानी बोली, आप मालकिन को नहीं जानते हैं, यहाँ उनके बहुत से जासूस हैं। वह भला तो उनका एक नंबर का चमचा है, आते ही नमक मिर्च लगाकर उन्हें सब कुछ बता देगा। काजल ने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, चलो मैं चल कर देखती हूँ। आज पहली बार वह नकुल के कमरे के अंदर गई। यह छोटा सा कमरा था जहाँ चारपाई पर नकुल बेसुध पड़ा था। उसने नकुल का माथा छूकर देखा तो वह बुखार से तप रहा था। काजल ने घबरा कर नौकरानी से कहा, जाओ जल्दी से फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर आओ। उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी यहाँ रखनी होगी। नौकरानी जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी ले आई और काजल वहीं नकुल के पास बैठ गई। उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दिया। बेहोशी में नकुल माँ और रानी का नाम पुकार रहा था। काजल ने ध्यान से उसके कमरे में देखा। यहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय एक फोटो फ्रेम की, जिसमें दो बड़े लोग और दो बच्चे थे। नकुल को बहुत तेज बुखार था। काजल ने सोचा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर डॉक्टर यह नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकती हूँ। उसने नौकरानी को बुलाया और उसे समझाया, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, इन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। तब तक तुम इनके सर पर पट्टियां रखती रहना, मैं जल्दी ही दवाई लेकर लौट आऊंगी, तब तक तुम इनका ध्यान रखना। काजल अपनी फैमिली डॉक्टर के पास फोन करके उन्हें सब कुछ बताती है। उसके बाद डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों को केमिस्ट से लेकर आती है। किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले, इसलिए वह अब पहले ही जानबूझकर भोला को खेत खलिहान संभालने के लिए भेज देती है। पीछे से नौकरानी लगातार नकुल के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है, जिसके कारण उसका बुखार कुछ कम हो जाता है। जब तक काजल वापस आती है नकुल को होश आ जाता है। घर पहुंचकर वो नौकरानी से कहकर नकुल के लिए खिचड़ी बनवाती है और उसे दवाई देती है। नकुल कुछ नहीं कहता और चुपचाप दवाई खा लेता है। उसके बाद वह उठकर जाने लगता है तो काजल पूछती है, अब आप कहाँ जा रहे हैं? नकुल कहता है, कुछ जरूरी काम है, सेहत से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं होता। आज आपको सिर्फ आराम करना है, यह काम तो कोई और भी कर सकता है। आज काजल नकुल को डांट नहीं रही थी, पत्नी होने का हक जता रही थी। पहली बार नकुल ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली और दोनों चुप हो गए। काजल ज्यादा देर तक नकुल से नजरें नहीं मिला सकती और उसने नजरें फेर ली। उसने धीरे से कहा, अब आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ, सब काम संभाल लूंगी। नौकरानी को मैंने सब समझा दिया है, समय पर अपनी दवाई खा लीजिएगा। आज पहली बार काजल और नकुल के बीच कुछ बात हुई थी। पहली बार उसने नकुल को स्पर्श किया था। आज उसे यह भी पता चला था कि नकुल उसके बारे में कुछ सोचता भी है। काजल आज पहली बार इस घर से बाहर जा रही थी, यह जानने के लिए कि नकुल आखिर दिन भर क्या क्या करता है। काजल सबसे पहले पशुओं के बाड़े में पहुंची। उसने देखा छोटे बड़े कुल मिलाकर 12 पशु थे। उसने वहां काम करने वाले बूढ़े नौकर से पूछा, क्या हुआ, क्या आज इन पशुओं को दाना पानी नहीं दिया गया है जो यह इतने व्याकुल नजर आ रहे हैं? बूढ़ा बोला, बहू रानी, दाना पानी तो दे दिया है, पर आज सुबह से नकुल बेटा इनसे मिलने नहीं आया, इसलिए यह सब उनके लिए परेशान है।
जानवर है तो क्या हुआ, प्यार की भाषा यह भी समझते हैं। काजल को लगा जैसे यह बात उसके लिए कही गई है। बूढ़ा मायूस होकर बोला, जानता हूँ आज वह बीमार है। काजल बोली, आपको कैसे पता, कुछ और जरूरी काम भी तो हो सकता है। काजल नहीं चाहती थी कि बूढ़ा नकुल के बीमार होने के बारे में जाने, क्या पता यह भी उसके सास का जासूस हो। बूढ़े ने काजल की बात दोहराई, जरूर काम करे। अरे इस घर में जरूरी काम तो सिर्फ नौकरों के काम ही आते हैं। बूढ़े ने बताया, यही तो एक जगह है जहाँ उसे खुशी मिलती है। यह जानवर ही तो है जो नकुल को सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ आना वह कभी नहीं भूलते। काजल को लगा यह बूढ़ा नौकर नकुल के बारे में बहुत कुछ जानता है, पर क्या यह भरोसे के लायक है। उसने कुछ नहीं कहा और कुछ देर बाद वहां रुकने के बाद घर वापस लौट आई। उसने नौकरानी से पूछा, क्या नकुल ने खाना खा लिया है। नौकरानी ने बताया, जी बहुरानी, भैया ने खाना खा लिया है। उसने सोचा, अब मुझे भी आराम करना चाहिए। काजल खाने बैठ गई, पर उसके मन में बहुत से सवाल थे। उसने नौकरानी से पूछा, यह नकुल के कमरे में किन की तस्वीर है और यह रानी रानी कौन है। नौकरानी बोली, कमरे में आज आपने जिनकी तस्वीर देखी वो आपके सास ससुर हैं और रानी कोई और नहीं, नकुल भैया की बड़ी बहन थी। उस दिन नकुल भैया का जन्मदिन था। सभी लोग दर्शन करने मंदिर जा रहे थे। भैया अपनी दादी के साथ थे और बाकी परिवार दूसरी कार में था। गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और दोनों में से कोई नहीं बचा और इस तरह से नकुल भैया की दुनिया उजड़ गई। उस समय वह मात्र केवल 5 बरस के थे। बड़ी मालकिन भी बेटे बहू के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 वर्ष बाद भी वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस तरह से नकुल भैया बिल्कुल अकेले और अनाथ होकर रह गए। यह सुनकर काजल को बहुत अफसोस हुआ। इसके छोटे बच्चे के साथ यह अच्छा नहीं हुआ था। आगे नौकरानी बोली, इसके बाद नकुल भैया की जिंदगी बदल गई। वो अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए। काजल बोली, क्या नकुल के चाचा चाची उनसे प्यार नहीं करते। नौकरानी बोली, उनका प्यार तो आप अपनी आंखों से देख ही रही हैं। हंसना तो छोड़िए, क्या आपने कभी भैया को बोलते सुना है। जी के अलावा शायद ही वह कोई शब्द बोलते हो। उनकी हालत तो हम नौकरों से भी ज्यादा खराब है। काजल बोली, अपने भाई के बच्चे के लिए इन लोगों के मन में जरा भी दया और प्रेम नहीं। ऐसा कैसे। नौकरानी बोली, शायद अगर सगे होते तो कुछ प्रेम हो सकता था, पर यह नकुल भैया की सगे चाचा चाची नहीं है। यह एक और झटका था काजल के लिए। वो सोचने लगी, इस परिवार में आखिर कितने राज दफन हैं जिनके बारे में उसे नहीं पता। अब तो उसकी जिज्ञासा सब कुछ जानकर ही खत्म होगी। उसकी भी साथ भी शादी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले अनपढ़ नकुल से उसकी शादी करवाकर उसकी जिंदगी खराब की और अब उसे झूठे सपने सजाए दिखाए जा रहे हैं। जैसे ये धोखेबाज है, ऐसे ही इनका बेटा भी होगा। उसे अपनी सास की कई बातें याद आ रही थी। नकुल के प्रति हमदर्दी में लिपटी हुई उसकी बातों के अंतर की नफरत अब वह समझ पा रही थी। कौन जाने दीप के गायब होने में इनका ही कोई षड्यंत्र हो। मेरा इस्तेमाल भी तो यह नकुल को दुख पहुंचाने के लिए ही कर रहे हैं, पर मैं उनके हाथों की कुटपुतली नहीं हूँ जो इनके इशारों पर नाचती रहूंगी। अब काजल के लिए सब कुछ जानना और भी जरूरी हो गया था ताकि वो अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सके। यह सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी की बात नहीं हो रही थी। एक मासूम इंसान और भी था जिसकी जिंदगी उन्होंने खराब कर दी थी। उसके मन में नकुल के लिए हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। नौकरानी ने आगे बताया कि यह लोग पहले बहुत गरीब थे। नकुल भैया की दादी के गांव से थे। इसलिए इनका हवेली पर आना जाना था और जब यह हादसा हुआ तब हमदर्दी जताने के बहाने यहीं पर दोनों रुक गए। यहाँ आते ही सुमित्रा जी ने नकुल भैया पर माँ की तरह प्यार लुटाना शुरू कर दिया। एक छोटा बच्चा जिसने अभी अभी हादसे में अपने माँ
पिता को खोया था। इन लोगों की चालाकी नहीं समझ पाया और वह उनके प्यार को सच समझ बैठा। धीरे धीरे इन्होंने दादी को भी अपने विश्वास में लेकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। नकुल भैया आज अनपढ़ नहीं होते, उन्हें अनपढ़ जानबूझकर रखा गया। कहते कहते नौकरानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर जाने से पहले शायद दादी को कुछ समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने मरने से पहले एक वसीयत तैयार की और अपना सब कुछ नकुल भैया के नाम कर दिया। उस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि नकुल भैया ना तो इस संपत्ति को बेच सकते हैं और ना ही किसी को दान दे सकते हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो यह सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी जाएगी। शायद यही कारण है जिसकी वजह से भैया अभी तक जिंदा है, नहीं तो यह लोग उन्हें। यह कहकर नौकरानी चुप हो गई। नौकरानी ने आगे कहा, जब आप इस घर में आई तो हमें लगा अब भैया के जीवन में खुशियां आ जाएगी, पर आप भी और जैसे ही निकली आपने भी उन्हें नहीं समझा। एक बार फिर से नौकरानी की आंखें भर आई। नौकरानी ने बताया, आज आप जानवरों के बाड़े में जिस बूढ़े से मिली थी वह मेरे ससुर हैं और बचपन से उन्होंने ही नकुल भैया को पाला है। एक बड़ी ही जिसके साथ वह अपने सुख दुख बताते हैं। काजल यह सब जानने के बाद सोच रही थी, क्या वह नकुल के साथ सही कर रही है? उसके मन में नकुल के लिए इतनी नफरत कहाँ से आई? यह सब उसकी सास की देन थी। क्या उसकी माँ ठीक कहती है कि उसे इस शादी को अपना लेना चाहिए? क्या नकुल को एक अवसर भी नहीं देना उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? पता नहीं वह क्यों अपनी तुलना अपने सास ससुर के साथ करने लगी। जैसे उन्होंने नकुल की सारी खुशियां छीन ली, वह भी तो ऐसा ही कर रही है उसके साथ, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो। पर सच्चाई यही है कि आज नकुल उसका पति है। काजल के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो गया, पर जल्दी ही उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं नकुल को कभी अपना पति नहीं मान सकती क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। अब सब जानने के बाद यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि यह शादी सिर्फ एक नाटक थी। पर जो भी हो वो नकुल की सहायता जरूर करेगी, उसे उसका सब कुछ वापस लौटा कर रहेगी। इन लोगों ने जो उसके साथ किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। उसने मन ही मन एक फैसला किया। क्या काजल ने नकुल को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया? आखिर दीप कहाँ गायब हो गया था और क्यों? उसके सास ससुर का असली मकसद क्या था? इस शादी से वो क्या हासिल करना चाहते थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।